हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसे कि दोस्तों मैं यूपीआर मिला टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन भी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है जो कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स एंड ठीक है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम इसके अभी 36 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यह हमारा 37 पार्ट है। इसके पहले यदि आप हमारे 36 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी यूपीआर विनल इसरो एंड डीएमआरसी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको 36 पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो जो 37 नंबर होगा वो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमने जो सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं एक करीब 5 वर्ष में लगातार पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन के पूछे जाने की जो प्रायिकता होती है बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो आप अभी तक यदि नहीं देखे हैं हमारे क्वेश्चन तो आप जाइए यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिए, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, दी हॉट वायर अमीटर। ठीक है, गर्म तार अमीटर है। हॉट वायर अमीटर क्या होता है? इट यूज्ड ओनली फॉर डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के लिए यूज करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये भी नहीं है। यूज्ड ओनली फॉर एसी, ये भी नहीं है। ठीक है, रीड्स इक्वली वेल ऑन डीसी एंड एसी सर्किट। हम जानते हैं जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली डीसी के लिए हम जानते हैं कौन सा यूज करते हैं, हमारा पीएमएमसी होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। ओनली एसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओनली एसी के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं ओनली एसी के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट का, तो इसलिए हम एसी और डीसी दोनों में प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वोल्ट मीटर मस्ट है वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट। ठीक है, एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि एक्यूरेसी इज हाई, उसकी यथार्थता उच्च होती है, या रिजोल्यूशन इज हाई, विभेदन अधिक होता है, या ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, निम्न मात्रा में धारा प्रदर्शित करना, या क्रिएट हाई लोडिंग इफेक्ट ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, ये दोस्तों वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक होता है, आप भी जानते हो। ठीक है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो रेजिस्टेंस काम क्या होता है कि करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, वो करंट को अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ड्रॉ स्मॉल करंट अमाउंट ऑफ स्मॉल करंट। ठीक है, तो निम्न मात्रा में धारा प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज हाईएस्ट पावर कंजप्शन। निम्न में से कौन उपयंत्र सबसे अधिक शक्ति लेगा? डायनमोमीटर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, या मूविंग कॉइल मीटर, या हॉट वायर मीटर। ठीक है, तो सबसे अधिक पावर कौन सा लेता है दोस्तों? जो हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है ये सबसे अधिक पावर लेता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कंजप्शन होता है हॉट वायर मीटर का। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पावर फैक्टर मीटर हैज, शक्ति गुणक मीटर होता है, वन करंट एंड वन प्रेशर सर्किट, या वन करंट सर्किट एंड टू प्रेशर सर्किट, या टू करंट सर्किट एंड टू प्रेशर सर्किट, या टू करंट सर्किट एंड वन प्रेशर सर्किट। ठीक है, तो पावर फैक्टर मीटर जो होता है दोस्तों उसमें दो करंट सर्किट एंड टू प्रेशर सर्किट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है इसका ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो करंट सर्किट होती है और एक प्रेशर सर्किट होती है। ठीक है, इसमें दो करंट सर्किट होती है और एक प्रेशर सर्किट होती है। दोस्तों पावर फैक्टर मीटर कैसे बनता है आप देख लीजिए। ये होता है हमारा, ठीक है, ऐसे होता है, फिर ऐसे बनता है। तो इसकी सर्किट हम दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन इसकी छोटी होती है, ठीक है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इस पर पूरा सर्किट बन नहीं पाती है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे जब थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो हमारा
इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो पावर फैक्टर मीटर जो होता है इसमें 2 करंट सर्किट होती है एंड एक प्रेशर सर्किट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ। एक इंस्ट्रूमेंट उपकरण या ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसकी प्रास बढ़ाने हेतु करते हैं? इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का, या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का, या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का? तो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में। देखो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर, ये दो प्रकार के हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनका प्रयोग करके हम इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं धारा मापने के लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करते हैं वोल्टेज मापने के लिए, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। वाट मीटर का निरूपण किसके सिद्धांत पर नहीं किया जा सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, या थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, या इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट? दोस्तों, वाट मीटर को डिजाइन करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है कि डायनेमो टाइप वाट मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? डायनेमो टाइप वाट मीटर होता है, ठीक है। डायनेमो टाइप वाट मीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर। इसके अलावा हमारा होता है एक थर्ड नंबर होता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या होता है? इंडक्शन टाइप, ठीक है। इसी में लिख देते हैं किनारे, इंडक्शन टाइप, ठीक है। इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ये हमारे 3 प्रकार के वाट मीटर हैं जो कि डिजाइन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा इसमें से कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग वाट मीटर के डिजाइन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एनर्जी मीटर ब्रेकिंग टार्क इज प्रोड्यूस्ड टू। एक ऊर्जा मीटर में ब्रेकिंग आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। सेफ गार्ड इट अगेंस्ट क्रीप, दरार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु, ब्रेक द इंस्ट्रूमेंट उपकरण को तोड़ने हेतु, या ब्रिंग एनर्जी मीटर टू स्टैंड स्टिल, ऊर्जा यंत्र को बंद करने के लिए, या एक स्थिर गति को तथा क्रियाशील आघूर्ण कायम रखने के लिए, ठीक है। तो इसके किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? हमारा जो एनर्जी मीटर होता है, जो ब्रेकिंग आघूर्ण होता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में प्रयोग करते हैं। मेंटेन स्टडी स्पीड एंड इक्वल टू ड्राइविंग टार्क, एक स्थिर गति को तथा क्रियाशील आघूर्ण को कायम रखने हेतु हम प्रयोग करते हैं ब्रेकिंग टार्क का एनर्जी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्ट मीटर बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध होनी चाहिए ताकि, दोस्तों देखिए, वोल्ट मीटर और मीटर से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसलिए मैं इसके मैक्सिमम क्वेश्चन रखने का प्रयास किया हूँ कि आपका अगर इस तरह क्वेश्चन भी आता है तो ये भी क्वेश्चन स्किप ना हो आपका, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर में बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी हाई होती है उसकी, या रेजोल्यूशन हाई होता है, या मीटर ड्रॉ मिनिमम करंट, मीटर में जो है बहुत कम करंट प्रवाहित होती है, या लोडिंग इज मैक्सिमम, लोडिंग अधिकतम होती है, ठीक है। तो अधिकतम रेजिस्टेंस होने का रीजन नहीं होता है क्योंकि उसमें मिनिमम करंट प्रवाहित हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक डुअल ट्रेस सीआरओ है, एक दोहरा ट्रेस सीआरओ है, ठीक है। डुअल ट्रेस सीआरओ में क्या होता है दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन गन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गन्स होती है, 1 इलेक्ट्रॉन गन विद 1 2 पोल स्विच, या 2 इलेक्ट्रॉन गन विद 1 2 पोल स्विच, ठीक है। तो हमारा जो डुअल ट्रेस सीआरओ होता है दोस्तों, तो डुअल ट्रेस सीआरओ में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गन विद 1 2 पोल स्विच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें डुअल ट्रेस सीआरओ में 2 इलेक्ट्रॉन गन का हम प्रयोग करते हैं और उसमें 1 2 पोल स्विच होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सीआरओ का टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो इसके पहले हम सीआरओ के बारे में आपको समझा देते हैं अच्छे से। सॉरी दोस्तों, ये डुअल बीम सीआरओ नहीं है, ये डुअल ट्रेस सीआरओ है, ठीक है। जब डुअल ट्रेस सीआरओ होता है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये डुअल ट्रेस CRO है। अगर ये डुअल बीम CRO होता तब वहाँ पे हम टू इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ओनली क्या है, ये डुअल ट्रेस CRO है, तो इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन गन विद 1 2 पोस्ट स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं CRO की। तो CRO की बेसिक चीज़ें में CRO का फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन अब CRO के बनेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बहुत कम टाइम में हम CRO का बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं कि इसी में आ जाए, ठीक है। ये होता है दोस्तों हमारी CRO, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये हो गया ओनली दोस्तों 1 सेकेंड वेट कीजिएगा बस थोड़ा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, ना इसमें आएगा भी नहीं, ठीक है। एक और होता है इसी में। इसके बाद दोस्तों यहीं पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट होती है, ये आ नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल प्लेट। इसी के बाद दोस्तों यहीं पर होती है वर्टिकल प्लेट, क्योंकि स्क्रीन में आया नहीं, ठीक है। आप इसे समझ लीजिए, बाकी इसको हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन होता है हमारा, ठीक है। ये होता है हमारा कंट्रोल ग्रिड होती है हमारी, ये क्या होती है, एक कंट्रोल ग्रिड होती है, कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा प्री एक्सीलरेटिंग एनोड होता है, क्या होता है, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, ठीक है। अब ऐसे सुनते चलिए दोस्तों बस, ठीक है। प्री एक्सीलरेटिंग, इसके बाद ये हमारा फोकस एनोड होता है, ठीक है। क्या होता है, फोकस एनोड होता है। और ये वाला हमारा क्या होता है, एक्सीलरेटिंग एनोड होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट हैं, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल से बोलते हैं HDP, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और इसको बोलते हैं हमें वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये दो प्लेट होती हैं। ये हमारा एक्वाडक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा एक्वाडक्ट होता है। ये हमारा फास्फर कोटिंग होती है, ठीक है। ये हमारा फास्फर कोटिंग होती है, ठीक है। ये हमारा फास्फर कोटिंग होती है। इतने चीज़ होती हैं दोस्तों। इसमें ब्लैंकिंग सर्किट भी होती है। ब्लैंकिंग सर्किट हम आपको कहाँ बनाए हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, तो ब्लैंकिंग सर्किट। इसके अलावा दोस्तों इतना चीज़ आप समझिए CRO में, ठीक है। इसके अलावा जब हम CRO पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे थ्योरी की क्लास में, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि 1 जून से हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव क्लास, ठीक है। तो उसमें आपको हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ को आपको समझा के चलेंगे, ठीक है। तो रहा CRO दोस्तों। CRO हमारा जो होता है, CRT जो होती है हमारी किस पे काम करती है, थार्मोनिक इमिशन पे हमारी CRT काम करती है, ठीक है। तो जो हमारी CRT होती है वो थार्मोनिक इमिशन पे काम करती है CRT, देखिए। इसके अलावा हमारा जो लैब CRO होता है, ठीक है, जो हमारा लैब CRO होता है, लैब CRO में जो CRT यूज होती है वो हमारा क्या होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का यूज करता है। लैब CRO हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का प्रयोग करता है। इसके अलावा हमारा TB CRO जो होता है, जो हमारा TB CRO होता है वो हमारा क्या यूज करता है, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। जो हमारा TB CRO होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग का यूज करता है TB CRO। लैब CRO जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का यूज करता है। और जो हमारा कंप्यूटर CRO होता है, कंप्यूटर CRO दोनों का, बोथ का यूज करता है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर CRO होता है, जो कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर CRO होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों फोकसिंग का यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमको फाइन फोकसिंग का प्रयोग करना है, ठीक है, बहुत फाइन फोकसिंग का यूज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, जो हम हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट VDP, ठीक है, एंड HDP, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट पर हम स्मॉल DC सिग्नल देते हैं, ठीक है। जब स्मॉल DC सिग्नल देते हैं इन प्लेट पर तो हमको जो है बहुत फाइन फोकसिंग मिलती है, ठीक है। जब वेरी फाइन फोकसिंग मिलती है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं एस्टिजमेटिज्म, ठीक है, एस्टिजमेटिज्म, ठीक है, एस्टिजमेटिज्म। ये इस प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम वर्टिकल
प्लेट पर एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर हम स्मॉल डीसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी स्टिच मेटिंग प्रक्रिया कहलाती है। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हमने बताया सीआरओ के बारे में, आप इन चीज़ को याद रखना है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे सीआरओ में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब हम थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप अभी इतने में ही ठीक है संतुष्ट होने का प्रयास करें। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है। एक सीआरओ में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कैथोड होता है, ग्रिड होती है, एक्सीलरेटिंग एनोड होता है, लेकिन एक्स वाई प्लेट जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली डिजाइनेड टू कन्वर्ट। एक ऑसिलोस्कोप मूलतः बना होता है बदलने के लिए। हम ऑसिलोस्कोप का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? ठीक है, क्या किस लिए प्रयोग करते हैं? विजुअल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दृश्य संकेतों को विद्युत संकेतों में, या साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजुअल सिग्नल, विद्युत संकेतों को दृश्य संकेतों में, या ध्वनि संकेतों को दृश्य संकेतों में। दोस्तों सीआरओ या ऑसिलोस्कोप का हम प्रयोग इसीलिए करते हैं कि विद्युत संकेतों को हम विजुअल देख सकें, दृश्य संकेत में हम प्रयोग कर सकें। इसका प्रयोग कैसे होता है? अभी हम दोनों दोस्तों बनाया था क्या, दो चीज़ें बनाई थी क्या, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एक क्या थी हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट थी, और एक हमारी क्या थी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ठीक है, ये दो प्लेटें थी। जब हमको किसी सिग्नल को सीआरओ पर विजुअल करना होता है तो पहले उस सिग्नल को हम वर्टिकल बीडीपी पर, ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर देते हैं। जब वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर हम देते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट पर क्या होता है दोस्तों कि सीआरओ के अंदर एक शॉर्ट टूथ वेव जनरेटर लगा होता है। ठीक है, क्या होता है? शॉर्ट टूथ वेव जनरेटर होता है। ये हमारा सीआरओ के इंटरनल सर्किट में होता है। तो क्या करता है शॉर्ट टूथ जनरेटर जो होता है, जब हम सीआरओ पर, जब वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट पर हम जो सिग्नल को हमको मेजर करना है उसको एचडीपी पर बीएचडीपी पर देते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिव प्लेट पर, तो हमारा इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन गन हमारा इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन गन को इमिट करता है तो वो हमारा फोकसिंग एनोड और इंसुलेटिंग एनोड के माध्यम से हमारे इस वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के माध्यम से वो डायरेक्ट फास्फर प्रोड पर जो है फिर सिग्नल को विजुअल करता है। ठीक है, तो अगर हमारा मान चलो कि हमने साइन वेव को हमको मेजर करना है तो हमारा जो सिग्नल आएगा हमारा उसके फास्फर कोटिंग पर, तो हमको साइन वेव का सिग्नल दिखाई देगा विजुअल रूप में, ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीआरओ का काम। तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो विजुअल रूप में हमको दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिएंट सिग्नल कैन बी एब्जॉर्ब्ड यूजिंग। क्षणिक संकेतों का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, हम ट्रांजिएंट सिग्नल कैन बी मेजर, ट्रांजिएंट सिग्नल को हम किससे माप सकते हैं? स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से, या सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप से, या वेव एनालाइजर से, या स्पेक्ट्रम एनालाइजर से। तो हम ट्रांजिएंट सिग्नल का माप हम स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरओ डिस्प्ले करता है केवल डीसी संकेतों को, केवल एसी संकेतों को, डीसी तथा एसी दोनों संकेतों को, या समान इन्वेरिएंट संकेतों को। दोस्तों जो हमारा सीआरओ होता है दोनों मापता है, एसी एंड डीसी सिग्नल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए सीआरओ कैन नॉट बी यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ। सीआरओ से सीधे नहीं मापा जा सकता है। वोल्टेज को माप सकते हैं, करंट भी माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी माप सकते हैं, लेकिन पावर को हम माप नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सीआरओ से पावर को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ सीआरओ आर प्लेस्ड जनरली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस समझने का पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ।
देखो जो सीआरओ में हमारा जो बीडीपी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेट जो होता है, इसको सीआरओ में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ठीक है। वर्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं और हॉरिजॉन्टली को हम वर्टिकली रखते हैं, ठीक है। इन प्लेटों को हम जो रखते हैं सीआरओ में, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है तो उसको वर्टिकल रूप में रखेंगे, यदि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी तो उसे हम हॉरिजॉन्टल रूप में रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ सीआरओ आर प्लेस्ड जनरली, तो कैसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को हम वर्टिकल रखते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे, सीआरओ आपको ऐसे समझा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी सीआरओ से, ठीक है। बस आप उस टाइम का वेट करें जब मेरी थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। बस लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा दोस्तों, वैसे सारे उपकरण हम अपना सामंजस्य बना लेंगे, ठीक है, लाइव क्लास देने के लिए। लाइव क्लास नहीं देंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, लेकिन उसे अच्छे से समझा के देंगे, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीआरओ के पर्दे पर प्राप्त लिसाजुअस पैटर्न एक वृत्त है, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। दोस्तों जब एक सर्किल मिलता है तो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वाडक्ट इज यूज्ड इन ए सीआरओ टू कलेक्ट। दोस्तों मैंने बताया था सीआरओ में दो प्रकार की कोटिंग होती है, एक एक्वाडक्ट कोटिंग होती है, एक फास्फर कोटिंग होती है, ठीक है। तो एक्वाडक्ट कोटिंग पर हम किस लिए प्रयोग करते हैं सीआरओ में, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या सेकेंडरी मिशन इलेक्ट्रॉन, बोथ या नन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम एक्वाडक्ट कोटिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, तो सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन के लिए ही एक्वाडक्ट कोटिंग का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं। इन ए सीआरओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। एक सीआरओ निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का एक भाग नहीं है, कैथोड, ग्रिड या एसिलरेटिंग एनोड या एक्स वाई प्लेट। तो हमारी जो एक्स वाई प्लेट होती है ये हमारे इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कनेक्टिंग प्रोब इन सीआरओ केसेस, जो सीआरओ में जो हमारी प्रोब लगी होती है उसका क्या कार्य होता है, लोडिंग के लिए, डिस्टार्शन इन द वेव के लिए, बोथ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम सीआरओ प्रोब का प्रयोग इसलिए करते हैं, पहले बात उसको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम सीआरओ प्रोब का प्रयोग करते हैं, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। दी डिले लाइन इन सीआरओ इज प्लेस्ड आफ्टर। सीआरओ में देरी की रेखा के बाद रखा गया है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर या ट्रिगर सर्किट या पावर सप्लाई। तो डिले लाइन के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेव इज सप्लाई टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ सीआरओ। सीआरओ के क्षैतिज प्लेट में निम्न प्रकार की तरंग की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो हम क्या प्रयोग करते हैं, पल्स वेव का, साइनोसोडल वेव का या शॉर्ट टूथ वेव का या कोसाइन वेव का। तो हमने बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट पर हम शॉर्ट टूथ वेव अप्लाई करते हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टूथ वेव। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट सिग्नल वेव फॉर्म विजुअली। निम्नलिखित यंत्र में से कौन सा संकेत यंत्र रूपों में विजुअली दिखाई देता है। ऑप्शन ए है सीआरओ, बी है वाट मीटर, सी है थर्मोकपल, डी है एलवीडीटी। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा सीआरओ होता है जिसमें हम सिग्नल को विजुअली देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वेज सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट कॉल्ड एक्वाडेक इज यूज्ड इन ए सीआरओ टू। एक्वाडेक नामक ग्रेफाइट के एक जलीय समाधान का उपयोग सीआरओ में किया जाता है कलेक्ट सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन या एसिलरेटिंग सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन या एसिलरेट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या कलेक्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कलेक्ट सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक्वाडेक कोटिंग के माध्यम से, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन आर पोस्ट एक्सीलरेटिंग यूज्ड इन सीआरओ, सीआरओ में जो हमारा पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड होता है उसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं। व्हेन मेजरमेंट आर टू मेड अबव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज, या व्हेन मेजर्ड आर टू मेड बिलो ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज, जब 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से नीचे माप किया जाए, या जब 5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से नीचे माप किया जाए, या जब माप 5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जब माप हमारा 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से ऊपर होना चाहिए तो हमारा क्या होता है, पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टेबल लिसेजुअस पैटर्न ऑब्टेन ऑन ए सीआरओ इज ए सर्किल, दिस मीन्स सिग्नल अप्लाइड एट एक्स एंड वाई प्लेट आर। जब सीआरओ पर प्राप्त एक स्थिर लिसेजुअस पैटर्न एक वृत्त है तो इसका मतलब एक्स एंड वाई प्लेट पर दिए गए सिग्नल हैं। नॉन कोहेरेंट एंड इक्वल इन फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति में समान तथा असंगत 90 डिग्री कालांतर के साथ परिणाम है। या ऑप्शन नंबर बी में है आवृत्ति में समान तथा सुसंगत 0 डिग्री कालांतर का परिणाम है। या ऑप्शन नंबर सी में है आवृत्ति में समान तथा सुसंगत 90 डिग्री कालांतर के साथ परिणाम है। या ऑप्शन नंबर डी में है आवृत्ति में समान तथा असंगत 0 डिग्री कालांतर का परिणाम है। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब हमारा वृत्त होगा वो भी स्थिर होगा तो उसके लिए क्या होगा कि आवृत्ति में समान तथा सुसंगत होगा लेकिन 90 डिग्री कालांतर के साथ परिणाम होगा। ठीक है, कोहेरेंट एंड इक्वल इन फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड विद फेज डिफरेंस 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फास्फर नंबर फॉर मोनोक्रोम एंड कलर पिक्चर ट्यूब आर रिस्पेक्टिवली। मोनोक्रोम तथा रंगीन दृश्य ट्यूब के लिए फास्फर संख्याएं क्रमशः होती हैं P1 P2 या P4 P1 या P1 या P4 या P4 या P22। ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं दोस्तों मोनोक्रोम दृश्य के लिए, हम मोनोक्रोम दृश्य के लिए हम डी प्रयोग करते हैं। ठीक है, P4 एंड P22। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसके पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे किसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, तो काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन, दी ऑपरेशन आप ए थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन। जो थर्मोकपल होता है वो किसके ऑपरेशन में कार्य करता है, थॉम्सन इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट या फैराडे लॉ। दोस्तों जो हमारा थर्मोकपल होता है वो आपके थॉम्सन इफेक्ट में भी, सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट हमारे काम करते हैं थर्मोकपल में। लेकिन जो मेन होता है वो किसके बेस पर आधारित है, वो होता है हमारा क्या, सीबेक इफेक्ट। ठीक है, हमारा सीबेक इफेक्ट पे हमारा एक कार्य करता है। ठीक है, थर्मोकपल। तो सीबेक इफेक्ट कैसे काम करता है, इसमें दो, ठीक है मैं दिखा देता हूँ इसको बना के आपको। ठीक है, सीबेक इफेक्ट हमारा दो मिसलर, ठीक है, दो मेटल लेते हैं, मेटल के वायर होते हैं जो कि असमान मेटल के वायर होते हैं। ठीक है, मेटल ए एंड मेटल बी, इसमें दो जंक्शन होते हैं, एक कोल्ड जंक्शन होता है, एक हॉट जंक्शन होता है। ये हॉट जंक्शन है इधर का कोल्ड जंक्शन है। ठीक है, ये दो जंक्शन होते हैं। जो हॉट जंक्शन होता है उसे हम मेजरिंग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसे मेजरिंग जंक्शन बोलते हैं। जो कोल्ड जंक्शन होता है उसे हम रेफरेंस जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे रेफरेंस जंक्शन बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसी में हम वोल्ट मीटर के माध्यम से, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर के माध्यम से ही हम यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जब कोल्ड जंक्शन पे, ठीक है, कोल्ड जंक्शन पे हम मान चलो कि यहाँ पे कैंडल लगी है। ठीक है, कोल्ड जंक्शन देते हैं तो कोल्ड जंक्शन जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ही हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो थर्मोकपल का काम क्या होता है, टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, इसीलिए हम थर्मोकपल जो हमारा इसी बेस पे काम करता है, सीबेक इफेक्ट पे। और पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है कि करंट में परिवर्तित करता है, और हमारा जो थॉम्सन इफेक्ट होता है वोल्टेज को भी, EMF को जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारा जो थर्मोकपल है वो सीबेक का मेन क्या है, हमारा सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, दी मेटर सुटेबल फॉर ओनली DC मेजरमेंट। केवल दिश धारा मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है। आपको बताना है किससे हम केवल DC का मेजरमेंट करते हैं, मूविंग आयरन टाइप का, या परमानेंट मैग्नेट टाइप का, या इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप का, या हॉट वायर टाइप का। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।